नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आज आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपने स्वरों की संख्या के बारे में देखें और वर्णों का परिचय देखे होंगे। आज स्वरों का विभाजन के दो आधार हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्वर कितने तरह के थे। सामान्य तौर पर स्वर के दो भेद हैं। स्वर दो तरह के होते हैं। चलिए, स्वर इसकी परिभाषा और इसकी संख्या के बारे में बता चुका हूँ कि स्वरों की संख्या जो है 11 है। आइए चलते हैं। स्वर दो तरह के होते हैं। बहुत बार बार पूछा जाता है प्राय सभी एग्जाम में कि स्वर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इसीलिए कुछ लोग ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर और दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर कहते हैं। खैर, लेकिन ज़्यादा कहना है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा और उसकी संख्या। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये जो है ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। यह अ, ह्रस्व-ई, ह्रस्व-उ और री। प्रश्न आएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है। दुगना मतलब ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। 2, 4, 6, 7। देखिए, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। 4 और 7 11 है। मैंने आपको शुरू में बताया कि स्वर 11 होते हैं। हालांकि एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर कुल आए तो कुल 13 होते हैं। 13 में कौन है? अनुस्वार और विसर्ग, जिसको अयोगवाह कहते हैं। हम उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। चलिए, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना मतलब ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। आ, ह्रस्व-ई, ह्रस्व-उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसी में आता है
संयुक्त स्वर। ये जो संयुक्त स्वर है दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही है। जो स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। यहां इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, जो दीर्घ स्वर, हमने खाली स्वर ही लिखा, तो जो दीर्घ स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या 4 है। ये है ए, आई, ओ, औ, 4। ये 4 कैसे बने हैं? आ प्लस ई मिलकर ए बना है। देखिए, दो अलग अलग स्वर हैं, अ और ई, ये दोनों मिलकर गुण हो गया है, गुना हो गया है, ए बन गया है। अब है आ प्लस ए बराबर आई, आ जोड़ ऊ बराबर ओ बना है, और आ जोड़ ओ बराबर औ बना है। ये 4 जो हैं संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही माने जाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर माने जाते हैं। दीर्घ स्वर हैं, लेकिन सभी दीर्घ स्वर संयुक्त नहीं होते हैं। जैसे आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ये तीनों जो संयुक्त नहीं है। आ जो बना है, दो आ मिलकर आ बना है, और ई यानी दीर्घ ई जो बना है, दो छोटे ई मिलकर बना है। दीर्घ ऊ जो बना है, हरस ऊ मिलकर बना है। हालांकि दीर्घ ए भी है, ये तीनों भी दीर्घ हैं और ये चारों भी दीर्घ ही है, लेकिन ये जो एक ही स्वर मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ प्लस आ बराबर आ बना है, ये दीर्घ बना है, लेकिन दोनों एक ही ग्रुप का स्वर है। ये भी दीर्घ है, लेकिन इन चारों में अलग अलग स्वर मिलकर बने हैं, इसलिए संयुक्त स्वर है। ये तीनों संयुक्त स्वर नहीं है, ये चारों संयुक्त स्वर है। चलिए, अब आते हैं स्वरों के वर्गीकरण का दूसरा आधार। मात्रा के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर स्वर 2 ही होते हैं, हरस और दीर्घ। लेकिन मात्रा बोलते हैं टाइमिंग, समय, स्वर को उच्चारण करने में लगा समय। हम इसे बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं। मात्रा यानी समय की मात्रा के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। मात्रा मतलब समय, यानी स्वर को बोलने में लगा समय। किसी स्वर को स्वर बोलने में कम समय लगता है, किसी में दुगना समय लगता है, किसी में तिगुना लगता है। उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, विभाजन जो किया गया, उसके 3 आधार हैं। ये कौन कौन है? एक मात्रिक स्वर, दूसरा है द्विमात्रिक स्वर, तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, एक मात्रिक स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है, यानी वही हरस स्वर है। हरस स्वर को ही एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। और द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को ही कहा गया है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर, उसी को द्विमात्रिक, मात्रा मतलब समय, यानी हरस स्वर का दूसरा नाम है एक मात्रिक, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है द्विमात्रिक,
और त्रिमात्रिक, इसी को पुलुत कहा जाता है। पुलुत, पुलुत स्वर, खाली पुलुत भी बोलेंगे चलेंगे, पुलुत। इसके बारे में हम विशेष रूप से बताएंगे। जिन स्वरों के जिस एक ही होता, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना या इससे अधिक समय लगता है, उसे पुलुत बोलते हैं। पुलुत बोलते हैं, कहते हैं, पुलुत कहते हैं। चलिए पुलुत के बारे में विस्तार से बताएंगे। पुलुत यानी त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर संस्कृत में चलता है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि पुलुत संस्कृत में चलता था, काफी हद तक ठीक है, लेकिन हमने लिखा पुलुत संस्कृत में चलता, यह भी गलत नहीं बोलेंगे, सही है। इसका प्रयोग गायन और पुकारने में होता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। किसी भी शब्द या अक्षर के आगे या तो 3 लिख देते हैं या एस की तरह, इसको बोलेंगे दीर्घाकार लगाते हैं। देखिए जैसे रा, ये दीर्घाकार अ है, यानी राम को खूब देर तक बोलते जाना है। किसी को बुलाना है, ठीक है, जैसे मोहन, मोहन के आगे 3 लिख दिया तो मोहन को देर तक बोलना, मोहन। इनको बुलाने में, पुकारने में समय लगा है। किसी शब्द को या वर्ण को आगे 3 लिख दिया जाएगा तो उसको पुलुत मान लिया जाता है। पुलुत का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल देखिए, ओम है। ओम 3 लिखा गया है, ओ। ये 3 का मतलब है कि ओ को खूब लंबा तक बोलना है, खूब देर तक बोलना है। अब इसमें प्रश्न आएगा, पुलुत में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 मात्राएं होती है। त्रिमात्रिक स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो पुलुत है। कौन सा स्वर संस्कृत में चलता था या चलता है? तो पुलुत। अब प्रश्न आएगा कि जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो पुलुत के बारे में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि पुलुत तो हिंदी में चलता ही नहीं है, मतलब कम चलता है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो इससे प्रश्न किए जाएंगे। अब आता है कि स्वर कितने तरह के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्वर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अगर पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, यानी एक मात्रिक, द्विमात्रिक, पुलुत या त्रिमात्रिक। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्वर कितने तरह के होते हैं, वहाँ 2 का ऑप्शन नहीं रहेगा, 3, 4, 5, तो 3 पे कर दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्वर कितने तरह के होते हैं, 2 और 3, 4, 5, अगर ऐसा ऑप्शन है तो 3 पे कर दीजिए। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 है, जो स्वर और व्यंजन दोनों में माने जाते हैं। यह है अनुस्वार और विसर्ग। अब हम इसके बारे में बता देते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह, इसकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह का अर्थ है जो साथ न रहकर साथ साथ चले, यानी ये दोनों व्यंजन और स्वर
दोनों माने जाते हैं। अयोग व अनुस्वार और विसर्ग जो है न तो एकदम स्वर है न तो एकदम व्यंजन है, स्वर भी है व्यंजन भी है। जिससे एग्जाम्पल लीजिए, अंग, ये अयोगवा है, अनुस्वार, और अतः जो इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार, और इसको विसर्ग कहा गया है, विसर्ग। इसका जो उच्चारण ह का चौथाई रूप होता है, अह, इसे अतः या प्रायः। जहां भी विसर्ग होगा शब्द तत्सम ही होगा, संस्कृत का ही होगा। तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों जो है व्यंजन भी है स्वर भी है। हालांकि आमतौर पर इसकी गणना स्वर में कर दिया गया है। मैंने पहले बताया कि स्वरों की संख्या जो है 11 है। अगर कुल स्वर आए तो कुल स्वर में इसको जोड़ दिया जाता है, यानी 2 जो है अनुस्वार और विसर्ग स्वर में काउंट कर दिए जाते हैं, इसलिए स्वर 13 हो गया। कुल स्वरों की संख्या 13। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं तो 13 है, खाली स्वर कितने हैं तो 11 है। कई बार हो सकता है कि ऑप्शन होगा कि स्वर कितने हैं, 11 का ऑप्शन नहीं होगा, 13, 14, 15, तो 13 पे कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा चंद्र बिंदु। इसको इस तरह किया जाता है जैसे दांत, हंसना, चांद इत्यादि। चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। इसका प्रयोग तद्भव में होता है, तद्भव शब्दों में होता है। मेरे कहने का मतलब है कि चंद्र बिंदु संस्कृत में नहीं है। तत्सम शब्द में चंद्र बिंदु नहीं लगते हैं, वहां सिर्फ अनुस्वार ही लगता है। चंद्र बिंदु जो है ये अनुस्वार का आधा माना जाता है, आधा। इसके उच्चारण में, यानी चंद्र बिंदु के उच्चारण में, इसके उच्चारण में नाक से हवा कम और मुख से ज्यादा निकलती है। इसकी पहचान है, नाक से हवा कम निकलती है, मुख से ज्यादा। तद्भव शब्दों में होता है। यह चंद्र बिंदु की पहचान है। इसको अनुनासिक भी कहा जाता है, अनुनासिक स्वर। अब आते हैं, हिंदी में एक विदेशी स्वर भी है जो अंग्रेजी से आया है। इसे आगत स्वर भी कहते हैं, गृहीत स्वर भी कह सकते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या में इसको गिनती नहीं किया जाता है। यह है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु ये आ है, आ। ये ना तो आ है ना तो ओ है, दोनों के बीच में है। ये अंग्रेजी स्वर है। इसको आगत स्वर भी बोलते हैं, गृहीत स्वर भी कह सकते हैं, गृहीत स्वर। जैसे कॉफी, टॉय, कॉलेज, नॉलेज इत्यादि। ये जो स्वर अंग्रेजी का है,
कहीं कहीं इसका नाम खाली चंद्र ही लिखा रहेगा, खाली चंद्र, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लेकिन ज्यादातर आध चंद्र बिंदु ही कहा जाता है। अंग्रेजी जब भारत में आई तो उसमें एक ध्वनि अ करके थी, जिसे कॉफी, नॉलेज, टॉफी, तो इस तरह के साउंड, इस तरह के ये जो साउंड है इसका कोई वर्ण नहीं था, कोई चिन्ह नहीं हिंदी में था, तो हिंदी वर्णमाला में इसे बना लिया गया है अ। ये अंग्रेजी का है, आगत स्वर, गृहीत स्वर भी कहेंगे, बहुत पूछता है। लेकिन स्वरों की संख्या में इसकी गिनती नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि कुल स्वरों की संख्या 13 के बजाय 14 बोल देंगे, नहीं, आपको 13 बोलना है। चलिए, स्वर के बारे में टॉपिक खत्म हुआ। आज भर इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।